Hello guys, welcome back to the Vedanta Education. Today this is class 12 science, chemistry and electrochemistry chapter we have been head through और हिंदी मीडियम का क्लास है बच्चों। सामने आपके टॉपिक लिखा है सेल विभव, विभवांतर और इसी के साथ में विद्युत वाहक बल जिसको हम ईएमएफ भी कहते हैं वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ओके, सो वेलकम बैक। और अब हम थोड़ा सा ये बात करते हैं कि पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था। हमने पिछले क्लास में डेनियल सेल के बारे में बात की थी एंड इन द लास्ट डेनियल सेल का जो सेल पोटेंशियल था, सेल विभव था, तो वो हमने कैसे कैलकुलेट किया था, ई आर माइनस ई एल के फॉर्मूले से किया था। और अगर आप प्रैक्टिकली अगर देखना चाहते हैं तो असेंबली के अंदर जो आपके पास वी लगा होता है एनोड कैथोड के बीच में वोल्टमीटर, वो आपको रीडिंग दे करके क्या कर सकता है, बता सकता है कि उस सेल का पोटेंशियल, सेल का विभव कितना है, टोटल बता सकता है। ठीक है, अब देखिए ये जो टर्म्स है तीनों टर्म, इन तीनों टर्म्स के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा बात कर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन फिर से अपन एक बार इनको डिस्कस कर लेते हैं कि ये चीज़ें होती क्या हैं। और देखिए एक डिफरेंस के तौर पे मैं यहाँ पे आपको लूँगा ये सब चीज़ें। तो मैं सबसे पहले ले रहा हूँ सेल विभव, इसी को हम विद्युत वाहक बल भी बोलते हैं, विद्युत वाहक बल, ठीक है, ईएमएफ। और दूसरा है हमारे पास विभवांतर, ठीक है ना। देखो बच्चों, एग्जैक्टली सेल विभव, विद्युत वाहक बल, विभवांतर, ये सब चीज़ें जब भी आती हैं तब आप लोगों को एक चीज़ पे फोकस करना है कि वो विभव के अंतर की बात कर रहा है। और कौन से विभव के अंतर की बात कर रहा है? सेल के दो इलेक्ट्रोडों के विभव के अंतर की बात हो रही है, ठीक है। तो देखो सेल विभव क्या होता है, सेल विभव क्या होता है, यह सेल के इलेक्ट्रोडों के विभव का अंतर होता है जब सेल उपयोग में ना हो। जब सेल का कोई उपयोग नहीं हो रहा है तब आप सेल के विभव को बात करते हैं, तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रोड के विभव का अंतर होगा। अच्छा, विभवांतर क्या होता है? जब सेल उपयोग में हो तब इलेक्ट्रोड विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है। अब देखो बच्चों, हमने बोला कि भैया आप सेल के दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में कनेक्ट कर देते हैं V4 वोल्टमीटर, ठीक है। वोल्टमीटर आप कनेक्ट करते हैं और वोल्टमीटर क्या करता है, ऐसे जीरो होता है। नाउ इसने क्या कर दी, ये रीडिंग दे दी 1.10 की रीडिंग दे दी। दैट मीन्स उस सेल का विभव कितना हो गया, 1.10। मतलब उस सेल का विभव मतलब क्या, उसका इलेक्ट्रोडों के विभव का अंतर, विभवांतर बोलो या सेल विभव बोलो, दोनों ही क्या है, इलेक्ट्रोड के विभव का अंतर। तो 1.10 क्या है, उस सेल का विभव है, विभवांतर है। लेकिन हम अगर देखना चाहें कि भैया ये तो वोल्टमीटर ने कैसे बताया है, ई आर माइनस ई एल तरीके से बताया ना, यही तो फॉर्मूला होता है, ई सेल है, सेल के विभव का फॉर्मूला यही होता है। अब हमने ये देखा कि इसका टोटल वैल्यू कितना आ रहा है, 1.10 आ रहा है। हमें ये नहीं मालूम है, वोल्टमीटर ये नहीं बता सकता कि उसने 1.10 कैसे निकाला। 4 में से 2.90 माइनस करके निकाला, 5 में से 3.90 माइनस करके निकाला, हमें नहीं मालूम है, डायरेक्ट वैल्यू मालूम है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के सेल विभव विभवांतर क्या है, दोनों इलेक्ट्रोड के विभव का अंतर है, जो वोल्टमीटर भी बताता है। फिर हम बोलेंगे कि भैया इतना तामझाम क्यों कर रहे हैं, तो देखो हमारे पास में दो टर्म है, यहाँ पे दो शर्तें हैं यहाँ पे। तो कब सेल विभव कब बोलेंगे, उस विभवांतर को, विभव के अंतर को सेल विभव कब बोलेंगे, जब सेल क्या है, उपयोग में ना हो, जब सेल से कोई काम नहीं लिया जा रहा है, बल्ब नहीं जल रहा है, उस वक्त जब हम विभव का अंतर देखेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, सेल विभव बोलते हैं। लेकिन विभवांतर कब बोलते हैं, जब सेल का उपयोग हो रहा हो। चलो ये बताओ मुझे कि क्या आप इसका सेल विभव विद्युत वाहक बल वोल्टमीटर से निकाल सकते हैं क्या? गौर करो इस बात पे, ठीक है। कैसे मालूम चलेगा, पहले तो देखो वोल्टमीटर कहाँ लगता है, क्या करता है। वोल्टमीटर आपके जो सेल है उसके सर्किट में लगता है, उसके परिपथ में लग रहा है, सामने लगा हुआ है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। और वो विभव का अंतर बताता है। लेकिन उसके साथ ही आप ये जरा देखिए कि
हम सेल विभव या विद्युत वाहक बल ज्ञात करना चाहते हैं, लेकिन उसमें शर्त क्या है? उसमें शर्त है कि सेल में उपयोग नहीं होना चाहिए। देखो वोल्टमीटर कब काम करेगा? वोल्टमीटर कब काम करेगा? जब ये सारे तार यहाँ जुड़े हुए हों, सब के सब, ठीक है, सब के सब ये तार जब जुड़े हुए होंगे, वोल्टमीटर उसी सूरत में काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। समझ में आ रही है बात? और अगर वोल्टमीटर काम नहीं करेगा तो हमें उसकी रीडिंग नहीं मिलेगी। समझ में आ रही है ना बात बच्चों? रीडिंग नहीं मिलेगी तो हम सेल के विभव का पता नहीं लगा सकते हैं। इसका मतलब सेल विभव या विभवांतर हम वोल्टमीटर से ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वोल्टमीटर कब काम करता है? जब क्या हो, सर्किट पूरा हो, सेल कार्य कर रहा हो, तभी वोल्टमीटर कार्य करता है, अदरवाइज वोल्टमीटर डू नॉट वर्क। समझ में आ रही बात? और भैया जब हमें निकालना है क्या? विद्युत वाहक बल, सेल विभव, तो उस केस में तो हमें क्या चाहिए? सेल काम में नहीं आना चाहिए। तो वोल्टमीटर इज नॉट कंपैटिबल टू कैलकुलेट आउट सेल विभव या विद्युत वाहक बल पता नहीं कर सकते। हाँ, ये पता कर सकते हैं, क्योंकि ये कब आता है? जब सेल उपयोग में हो। और सेल उपयोग में कब होगा? जब हम सारे सर्किट लगा देंगे, मतलब वोल्टमीटर काम करेगा तब। समझ में आ रही है बात? ठीक है, चलो अब देखो इसमें दूसरा अंतर देखते हैं। दूसरा अंतर क्या है कि भैया जो सेल विभव है ना, उसका अधिकतम मान ही क्या होता है? विद्युत वाहक बल होता है। देखो सेल विभव का अधिकतम मान ही विभवांतर होता है, सॉरी नॉट विभवांतर, विद्युत वाहक बल होता है। ठीक है, तो आपको ये पूछे कि भाई विद्युत वाहक बल क्या है, सेल विभव क्या है, तो आप ये बोलेंगे कि सेल विभव और विद्युत वाहक बल एक ही बात है, लेकिन विद्युत वाहक बल क्या है? सेल विभव के अधिकतम मान। किसी भी सेल के लिए सेल विभव जो अधिकतम है ना, वो विद्युत वाहक बल है। ठीक है, अब देखो, अच्छा इसका और विद्युत वाहक बल का क्या रिलेशन है? विभवांतर हमेशा विद्युत वाहक बल से कम होता है। समझ में आ रही है क्या बात? जो विभवांतर है वो विद्युत वाहक बल से हमेशा क्या होगा? कम आएगा। ये चीज़ आप नोट कर लें, क्योंकि बच्चों आप ये देखिए कि विभवांतर कब आता है? जब सेल काम कर रहा हो। और बच्चों अगर सेल काम करेगा उस वक्त आप उसमें से विभवांतर निकालेंगे तो ज़रूर तार जोड़ते ही, सर्किट जोड़ते ही हम क्या कर सकते हैं? हम क्या देखेंगे कि विभवांतर आएगा। कहाँ से आएगा? वोल्टमीटर बताएगा। और जैसे आपने तार जोड़ा, बल्ब जला, तो कुछ ना कुछ तो उसका करंट खत्म होगा, है कुछ तो कुछ आवेश खत्म होगा। तो अधिकतम क्या है? विद्युत वाहक बल। और विभवांतर निकालने के लिए सर्किट जोड़ना पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ खत्म हो जाएगा लगाते ही, जोड़ते ही। इसका मतलब विभवांतर हमेशा क्या होता है? विद्युत वाहक बल से कम होता है। लास्ट इसमें ये बोल सकते हैं कि यह वोल्टमीटर से नहीं मापा जा सकता, मापा जा सकता। क्यों? क्योंकि सेल विभव सेल के उपयोग में ना होने पर ज्ञात करते हैं। कब करते हैं? जब सेल काम में नहीं आ रहा हो, तथा उस समय खुले परिपथ में, खुले परिपथ मतलब तार नहीं जुड़ा है, परिपथ में क्या नहीं होगा? क्या नहीं होगा? धारा नहीं बहेगी। वोल्टमीटर कार्य नहीं करेगा। इसलिए हम क्या नहीं कर सकते? सेल विभव या विद्युत वाहक बल वोल्टमीटर से ज्ञात नहीं कर सकते। वोल्टमीटर से ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कब ज्ञात करते हैं? जब सेल उपयोग में हो। सेल उपयोग में हो मतलब सेल क्या करेगा? कार्य करेगा। उस वक्त आप देखोगे तो उसी को आप क्या बोलते हैं? विद्युत का विभवांतर बोलते हैं सेल का। और विभवांतर अगर आप देखना चाहते हैं तो सेल चालू कीजिए, सेल चालू करोगे तो वोल्टमीटर काम करेगा। ठीक है,
तो यह है हमारे पास सेल विभव, विद्युत वाहक बल और विभवांतर के बीच में अंतर है। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब हम बार बार विभव की बात कर रहे हैं, विभव की बात कर रहे हैं। सेल का विभव है, इलेक्ट्रोड का विभव है ना। हमने कहा कि इलेक्ट्रोड के विभव के अंतर को ही हम क्या कहते हैं, सेल का विभव बोलते हैं। तो बच्चों ये इलेक्ट्रोड का विभव क्या चीज़ है, क्या बला है। देखिए इलेक्ट्रोड का विभव मैं आपको बता देता हूँ, ये मैं अलग से चीज़ लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना। इलेक्ट्रोड विभव, देखो कोई भी सेल कार्य करता है बच्चों, तो हमने क्या देखा था कि भैया जो आपका एनोड है उसमें भी कोई वैद्युत अपघट्य भरा है और एक उसमें इलेक्ट्रोड डूबा है, कैथोड में भी वैद्युत अपघट्य भरा है और एक इलेक्ट्रोड डूबा हुआ है। ये बात समझिए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेल के अंदर इलेक्ट्रोड में विद्युत वाहक बल निकालने के लिए या उसको काम कराने के लिए हमें उसके अंदर इलेक्ट्रोड डुबाना है, और इलेक्ट्रोड किस में डूबा रहेगा, आपका वैद्युत अपघट्य का विलयन है उसमें डूबा रहेगा, ठीक है। अब आप ये देखिए कि भैया कि विभव का मतलब ही अंतर होता है, तो वो यहाँ पे इलेक्ट्रोड का विभव क्या है, तो यहाँ पे किसका अंतर होगा, तो देखो वैद्युत अपघट्य तथा इलेक्ट्रोड, ये जो आपने इलेक्ट्रोड लगा रखा है ना बच्चों, ठीक है, इलेक्ट्रोड के मध्य विभव के अंतर को, ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोड आपने लगा रखा है ना, धातु का छड़ जो लगा रखी है, आप चलिए इसको मैं और भी आपको सिंपल कर देता हूं, ठीक है। जो धातु है आपके पास, धातु इलेक्ट्रोड, ठीक है, तो जो आपने वैद्युत अपघट्य डाल रखा है, ये वैद्युत अपघट्य और इस धातु की इलेक्ट्रोड जो है उसके बीच में जो विभव का अंतर है उसको क्या बोलते हैं, इस पूरे इलेक्ट्रोड का विभव बोलेंगे, और इन दोनों इलेक्ट्रोड के विभव का अंतर देखेंगे तो वो पूरे सेल का विभव, विभवांतर या विभवांतर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो बार बार हम बात कर रहे हैं, विभव की बात कर रहे हैं, विभव है विभव है विभव है, तो ये विभव क्या चीज़ है, हमने देखी, कहाँ काम में आ रहा है, कैसा दिखता है, ये सब चीज़ें आप बात करें तो ये सब क्या होता है कि सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड्स हम काम में लेते हैं उनका विभव जो है वो कैलकुलेट किया हुआ रहता है, पहले से कैलकुलेट किया हुआ रहता है, और वो कितना वैल्यू होती है वो सब चीज़ें फिक्स रहती हैं, ठीक है। जिसके अंदर आप अगर अलग अलग इलेक्ट्रोड देखेंगे, अलग अलग एलिमेंट या तत्व देखेंगे, उनका विभव अलग अलग रहता है, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे मैं कहूँ कि भैया आप फ्लोरीन की बात कीजिए, ठीक है, F2 फ्लोरीन हो गया, ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके क्या बन सकता है, 2F- बन सकता है ना, इसका अपचयन हो गया। तो इसमें जो विभव है ना बच्चों, वो कितना होता है, 2.87 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। जैसे आप अगर बात करते हैं, जैसे सिल्वर की बात करें, Ag+ क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव करते क्या हो जाएगा, Ag में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। इसका विभव होता है 0.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। जैसे आप बात करें Fe3+, 1 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके किस में बदल जाएगा, Fe2+ में बदल जाएगा ना, तो इसका होता है 0.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो बच्चों ध्यान देना, ये अपचयन हो रहा है, ठीक है ना, ये इसका अपचयन हो गया, इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसने भी अपचयन हो गया, इसका भी अपचयन हो गया, तो सभी का अपचयन हो गया, और उसके ऊपर इनका एक विभव होता है जिसका मान फिक्स है, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, और इनके मान को अगर अपन अरेंज कर देते हैं, व्यवस्थित कर देते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं, ठीक है, वैद्युत रासायनिक श्रृंखला बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में जैसे आप बात करें कॉपर 2+, ये भी क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करके कॉपर में बदल जाता है, अपचयित हो जाता है, इसमें विभव कितना होता है हम पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन, बच्चों ध्यान देना, हाइड्रोजन जो है उसका 0.00 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसको माना गया है हाइड्रोजन को कि हाइड्रोजन का विभव जो है वो 0.00 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ये आप दिमाग में फिट करके रखना, ठीक है। उसके बाद में देखिए जैसे Pb2+, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करेगा, Pb में अपचयित हो जाएगा, यह है -1.3 माइनस का 0.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो आयरन की आप अगर बात करते हैं, Fe2+ की बात करते हैं,
तो Fe2 प्लस एक्सेप्टिंग 1 इलेक्ट्रॉन एंड गिविंग Fe प्लस, अच्छा इसको आप 2 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, Fe में हो रहा है तो ये होता है -0.44 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, इन सभी तत्वों के जो विभव हैं और उनको हम क्या कर रहे हैं, एक श्रृंखला में व्यवस्थित कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो श्रृंखला है इसी श्रृंखला को क्या बोलते हैं, वैद्युत रासायनिक श्रृंखला बोलते हैं। एक इंपॉर्टेंट वन आप और ले लीजिए, जिंक ले लीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसने भी रिसीव किए एंड रिड्यूस टू जिंक, और इसका होता है -0.76, है ना। देखो घटता ही जा रहा है, घटता ही जा रहा है। लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास लिथियम है और इसने 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव किया और ये लिथियम में रिड्यूस हो गया, इसका होता है -3.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें हमने क्या किया, इनके विभव को क्रम वाइज जमा लिया है। तो देखो विभव की क्रमागत श्रृंखला को विद्युत रासायनिक श्रृंखला कहते हैं। तो विद्युत रासायनिक श्रृंखला क्या है बच्चों, जो हमारे पास तत्व हैं अलग अलग, उनके विद्युत वाहक बल या विभव जो है उनकी एक लिस्ट बना लें, उनको अपन व्यवस्थित कर लें, उसी को क्या बोलते हैं हम, विद्युत रासायनिक श्रृंखला कहते हैं। ठीक है ना, विद्युत रासायनिक श्रृंखला कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया इतना। अब देखो ये जो आप देखोगे विभव, वो विभव कौन सा है, 2 प्रकार के होते हैं, ऑक्सीकरण विभव होता है और एक अपचयन विभव होता है। तो ये वाला विभव देखिए बच्चों, जरा नोट कीजिए कैसा है, आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। देखो जरा कैसा है ये विभव, बताओ। जितने भी हमने रिएक्शंस लिखे हैं उन रिएक्शंस में देख के बताइए कि उनका ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन हो रहा है, वो चीज़ आप नोट कीजिए। देखो सबने इलेक्ट्रॉन रिसीव किए हैं, एवरीवन रिसीविंग द इलेक्ट्रॉन, इसलिए का मतलब क्या है, सबका अपचयन हो रहा है और अपचयन विभव इसको हम बोलते हैं। तो ये क्या है, सबका अपचयन विभव। ठीक है क्या बच्चों, तो हमने बहुत सारे एलिमेंट्स के अपचयन विभव की बात कर ली है, इसी को हम विद्युत रासायनिक श्रृंखला कहते हैं। अब इसमें एक मजे की बात देखिए, जो टॉप में है ना उसका विभव देखिए आप, वो सबसे ज्यादा है, कितना, 2.87, किसका है, फ्लोराइड का है ना, F- का अपचयन विभव है। और जो सबसे बॉटम में है, सबसे पहले में है, वो सबसे कम कितना है, -3.05 है, और वो किसका, लिथियम का अपचयन विभव है। तो ये मजे की बात ये है कि इस विद्युत रासायनिक श्रृंखला के एक किनारे पे, एक छोर पे फ्लोराइड रहेगा और एक छोर पे लिथियम रहेगा। आप इसको उलट भी सकते हैं, लिथियम को ऊपर रख सकते हैं, फ्लोराइड को नीचे रख सकते हैं। अब ये घटते हुए क्रम में है, आप लिथियम को ऊपर ले जाएंगे तो वो बढ़ते हुए क्रम में आप बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो 3 चीजें ये मैंने मुख्य लिखा है, बहुत सारे हैं, आप बुक खोलना, बुक में आपको ये मिलेगा, ये मैंने मेन लिखाए हैं हमारे पास। इनमें से मेन को आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे हमने डेनियल सेल में यूज किया, जिंक को यूज किया, हमने कॉपर को यूज किया, हाइड्रोजन अब यूज आने वाला है, लिथियम की जरूरत पड़ेगी, फ्लोराइड की जरूरत पड़ेगी। तो आप ध्यान रखिए, इसमें भी 3 इंपॉर्टेंट है, देखो गौर करिए। एक तो हाइड्रोजन 0 है और लिथियम सबसे बॉटम में और ये सबसे ज्यादा टॉप पर। तो इनमें देखो क्या है बच्चों, हमने ये बोला है कि जिसका विभव कम होता है, क्या कम होता है, जिसका विभव कम होता है उसका ऑक्सीकरण होता है। क्या है बच्चों, मैं क्या कह रहा हूं कि जिसका विभव कम होता है उसका ऑक्सीकरण होता है। तो बताओ कि यहां पर लिथियम का विभव सबसे कम है ना, तो बताओ कि लिथियम का कोई अपचयन कर सकता है क्या, है ना। जरा गौर से देखिए, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वापस से देखिए कि हमने जिंक और कॉपर का जो हमने डेनियल सेल देखा था, हमने कहा था कि भैया जिंक का क्या है, विभव कम होता है कॉपर से, इसलिए एनोड पर जो जिंक बैठा है वो पहले क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और जो कैथोड पे Cu2+ है उनको ले लेता है इलेक्ट्रॉन्स को। हमने कहा कि भैया इसी ने क्यों दिए इलेक्ट्रॉन, इसने क्यों नहीं दिए, तो हमने कहा था कि विभव की लड़ाई है, जिसका कम होगा वो इलेक्ट्रॉन देगा, वो ऑक्सीकृत होगा। देखो जिंक का कितना है, जिंक का है माइनस में 0.76, कॉपर का है प्लस में, इसका मतलब जिंक का कम है, तो जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिए, ऑक्सीकृत हो गया, और कॉपर ने लिए, वो अपचयित हो गया, है ना। समझ में आ रही बात। तो कोई भी 2 एलिमेंट की लड़ाई होती है और ऑक्सीकरण अपचयन डिसाइड होता है उनके विभव के आधार पे, जिसका विभव कम है उसका कर दो ऑक्सीकरण और जिसका ज्यादा है उसका कर दो अपचयन। तो अब बताओ कि क्या कोई ऐसा है जो इस लिथियम को
अपचयित कर सकता है। आगे ये बताइए, क्या लिथियम को अपचयित करने वाला कोई पैदा हुआ है क्या? नहीं बच्चों, देखो सबसे कम विभव किसका होता है? लिथियम का होता है। कितना है? -3.05। ऐसा इससे कम और किसी का भी नहीं है। और कम वाले का क्या होता है? ऑक्सीकरण। मतलब इसका तो ऑक्सीकरण होगा, लिथियम का तो हमेशा ऑक्सीकरण होगा, और इसको अपचयित करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। सबका बाप है ये। आप ये मत देखना कि आपने तो अपचयन कर दिया बच्चों, ये आपको समझाने के लिए, क्योंकि विभव जो अपचयन विभव के रूप में लिखा जाता है मेनली, यूपीएससी कहता है, इसलिए हमने ये लिखा है। ठीक है, लिथियम का अपचयन कोई नहीं कर सकता। मतलब क्या नहीं कर सकता? मतलब ये नहीं हो सकता। ध्यान देना, Li- कभी भी नहीं देखने को मिलेगा आपको। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये है लिथियम का अपचयन। ये नहीं है बच्चों, ये तो लिथियम प्लस का अपचयन है, जो तो हो सकता है। ये नहीं हो सकता क्योंकि लिथियम का विभव सबसे कम है, और कम वाले का तो ऑक्सीकरण होता है, तो इससे कम किसी का नहीं है, तो इसके सामने कोई नहीं टिकेगा। ऐसे ही फ्लोराइड का क्या है? सबसे ज्यादा है। देखो ज्यादा वाले का क्या होता है? अपचयन। मतलब इसका हमेशा ही अपचयन होगा, हमेशा। ये भी सबका बाप है, एक बाप यहाँ एक बाप यहाँ, ये इसका हमेशा अपचयन होगा, इसका ऑक्सीकरण कोई नहीं कर सकता। मतलब इससे ज्यादा कोई होगा वो इसका ऑक्सीकरण कर सकता है, तो इससे ज्यादा कोई नहीं है, तो यही सबसे ज्यादा, और ज्यादा वाले का तो अपचयन होता है, मतलब इसका हमेशा अपचयन होगा, ऑक्सीकरण नहीं हो सकता। मतलब आप इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके एफ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके उसको प्लस नहीं बना सकते। ऑक्सीकरण कभी नहीं हो सकता। तो फ्लोरीन इसमें कभी नहीं दिखेगा, लिथियम इसमें कभी नहीं दिखेगा। और हाइड्रोजन का मान लिया गया है कि वो उसका विभव 0 होता है। समझ में आ गई क्या बात? ठीक है, चलो जी बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों देखिए, अब किसी इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करना हो तो हम क्या करें? ये हमने लिस्ट तो लिख ली। अब हम ये पूछें कि भैया आपको कैसे मालूम चला कि इनका विभव इतना ही है? ये कैसे निकाला आपने? वोल्टमीटर से भी नहीं लगा सकते, क्योंकि वोल्टमीटर तो क्या करता है? दो इलेक्ट्रोड की विभव का अंतर बताएगा। आपने कॉपर और जिंक का इलेक्ट्रोड अगर वोल्टमीटर से जोड़ दिया तो वोल्टमीटर बता देगा कि भाई कॉपर और जिंक के इलेक्ट्रोड जो है उनके बीच में विभव का अंतर 1.10 है। ये आपने अभी डेनियल सेल में भी देखा पिछली क्लास में। ये नहीं बता पाएगा कि जिंक का कितना है और कॉपर का कितना है। ठीक है, अंतर बता देगा। ठीक है ना? तो अब हम बात करें कि भैया ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा क्या हो सकता है। और हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी एक इलेक्ट्रोड का विभव नहीं पता किया जा सकता। नो वे टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रोड। सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कभी भी ज्ञात नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं? उसके लिए एक मानक इलेक्ट्रोड प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वो मानक इलेक्ट्रोड क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या क्वेश्चन पूछता है। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि भैया उसका यूज कैसे करना है, कैसे उस मानक इलेक्ट्रोड से हम किसी भी इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखो, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखो मानक हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है बच्चों, और इसी को हम बुलाते हैं क्या? सी। बुलाते हैं मगर जाने का नहीं है, ऐसा ही बोलते हैं ना। लेकिन ये कौन है? ये है सी। सी पढ़ना है अपने को। अब देखो सी का नाम सुन के कैसे खिलखिला गए हैं। ठीक है, तो अब हमें पढ़ना है सी। ठीक है, देखो जो सी है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो अब हम पढ़ेंगे। तो बच्चों सबसे पहले तो उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि अभी मैंने आपको कहा है कि किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात नहीं किया जा सकता। उसके लिए एक सपोर्टिव मानक इलेक्ट्रोड पता करना जरूरी है, उसका उपयोग जरूरी है। ऐसा इलेक्ट्रोड जिसका विभव हमें पहले से मालूम हो, और वो कौन रखा है हमने? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, देखो स्टैंडर्ड क्यों है? क्योंकि इसका विभव हमें ज्ञात है। ठीक है, एक ज्ञात विभव 0.00 का हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मानक होता है जब उसमें वैद्युत अपघट्य
1 मोलर सांद्रता 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है, तथा गैस का 1 atm दाब हो। बच्चों ध्यान देना, मैंने क्या कहा है कि भैया हाइड्रोजन का जो मानक इलेक्ट्रोड है उसका ज्ञात विभव कितना है 0.00 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और उसमें क्या होना चाहिए 1 मोलर सांद्रता होनी चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, उसमें 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, मतलब कि क्या होना चाहिए 298 केल्विन भी बोल सकते हैं ना, इसको इसमें कन्वर्ट कर दें, डिग्री सेल्सियस में क्या जोड़ दे 273 किस में कन्वर्ट हो जाता है केल्विन में, और गैस एटीएम 1 एटीएम दाब पे होनी चाहिए, तब उस इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलेंगे मानक इलेक्ट्रोड बोलेंगे, और हाइड्रोजन का है तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलेंगे। ठीक है, देखो किसी इलेक्ट्रोड के विभव को अकेले ज्ञात करना असंभव है, अतः ज्ञात विभव का मानक इलेक्ट्रोड प्रयुक्त करते हैं। आर यू क्लियर विद दिस बच्चों? ठीक है, तो किसी भी इलेक्ट्रोड का विभव हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं अकेले में, इसलिए हमें इसका उपयोग करना पड़ेगा। देखिए अब मैं SHE के बारे में आपको बता रहा हूं। देखो यह है SHE मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, यह है कांच की नली में उपस्थित प्लेटिनम की छड़ जो HCl कैसा है 1 मोलर के विलयन में डूबी है तथा H2 गैस कितने दाब पे 1 atm दाब पर प्रवाहित है से बना होता है। ठीक है, यह कांच की नली में उपस्थित प्लेटिनम की छड़ जो HCl के विलयन में डूबी है तथा H2 गैस 1 atm दाब पर प्रवाहित है से बना होता है। ठीक है, जरा देखो, ये लो जी, ये तो क्या हो गया हमारे पास चैम्बर हो गया, इसमें ये कांच की नली डुबा दिया हमने, लगा दी है, ये कांच की नली है और इस कांच की नली में कौन है, ये प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है रे बच्चों। ठीक है ना बच्चों, यो क्या है प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है। अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड किस में डूबा हुआ था रे बच्चों, ये डूबा हुआ था आपके HCl का जो एक्वस सॉल्यूशन था उसमें डूबा हुआ था, जो कैसा है 1 मोलर इकाई मोलरता का है, और HCl कैसा है इसमें H प्लस Cl माइनस के रूप में है, क्योंकि वैद्युत अपघट है, ऐसा ही होगा। ये क्या है प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड, मतलब तार लगा दिया है। यहाँ से कौन आ रही है बच्चों, हाइड्रोजन गैस आ रही है जिसका दाब कितना है 1 atm है ना। और देखो इधर से गैस प्रवाहित करोगे तो वो गैस इधर से ही तो निकलेगी, है ना, यहाँ से तो जाएगी ना ऊपर की तरफ। ठीक है, ये है आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का डायग्राम, आपको ऐसे देखने को मिलेगा। उसकी असेंबली होगी, मैंने कुछ इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया है और ये मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिया है। ठीक है क्या बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं कि ये काम कैसे करता है, क्या होता है, इसमें रिएक्शंस देखते हैं। ठीक है ना, चलिए मैं रिएक्शंस इतने लिख दूँ, ठीक है, मिटाने का टेंशन ही खत्म। कार्यविधि, अब देखो बच्चों इसका विभव कितना है 0.0, तो अगर मैं इसको माइनस वाले के साथ में रखता हूं, देखो हाइड्रोजन का कितना है 0.0 और किसी का माइनस में अगर है -x, तो बताओ हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण होगा या -x वाले का ऑक्सीकरण होगा, इसका ही होगा ना, इसी का होगा, तो इसका तो अपचयन करना पड़ेगा फिर अपने को हाइड्रोजन वाले का, और आप अपचयन अगर करोगे तो 2
2H+ क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या हो गया, अपचयन हो गया ना, अपचयन हो गया ना। और अपचयन कहाँ होता है, कैथोड पर। अरे बच्चों ध्यान दो, हम कहाँ यूज करेंगे इसको यूज करेंगे किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ में रख करके, मानक इलेक्ट्रोड जो है उसको दूसरे के साथ रख करके उस दूसरे का विभव ज्ञात करने के लिए। सपोज कीजिए कि आपके पास 1 किलोग्राम का बांट नहीं है, तोलने वाला है ना, वेट नहीं है, और आपको चीनी तोलनी है, तो क्या आप ऐसे ऐसे भर के रख देंगे कि भैया ये 1 किलो हो गई ले जाओ? ऐसा नहीं हो सकता ना। आपको उसके लिए कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड जिसका भार पहले से आपको ज्ञात हो वो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। फिर उसको रख करके आप चीनी बता सकते हैं कि ये कितनी है। वैसे ही आपको 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विभव का मानक इलेक्ट्रोड आपको पहले से चाहिए, ताकि उसके साथ में रख करके, उसके साथ में जोड़ करके आप क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का विभव बता सकते हैं। तो वोल्टमीटर की सहायता से हमने क्या कर दिया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और ये X वाला इलेक्ट्रोड जोड़ दिया। अब यहाँ पे रीडिंग आ जाएगी जिसमें इसका मान आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब अगर किसी माइनस वाले के साथ में आपने रखा है तो बच्चों क्या होगा, तो क्या होगा, हाइड्रोजन का अपचयन होगा, क्योंकि माइनस वाला कम है, ये 0 है, ये माइनस में, तो ये कम है, कम वाले का ऑक्सीकरण, ये एनोड पे चला जाएगा, हाइड्रोजन कैथोड पे आ जाएगा। तो कैथोड पर हाइड्रोजन में क्या होगा, अपचयन, जो ऐसे होता है। और अगर आपने किसी प्लस वाले के साथ रख दिया, प्लस वाले के साथ रख दिया, तो हाइड्रोजन को इधर कर दो, प्लस वाले को इधर कर दो और वोल्टमीटर से कनेक्ट कर दो। तो अब ये कहाँ गया, लेफ्ट में एनोड पर आ जाएगा, तो ऑक्सीकरण हो जाएगा। ऑक्सीकरण मतलब अब हमारे पास में क्या है, देखो इधर से हाइड्रोजन गैस भी है और इसमें इस HCl का H+ भी है। तो H+ तो किसके लिए प्रयुक्त हो गया, अपचयन के लिए, अगर किसी माइनस वाले के साथ में इसको रखा है। अगर प्लस वाले के साथ रख दिया तो इसको ऑक्सीकरण करना, अभी इस H+ से और इलेक्ट्रॉन तो निकाल ही नहीं सकते, होता ही एक इलेक्ट्रॉन है। तो हमारे पास जो हम H2 गैस प्रोवाइड कर रहे हैं ना, उसका आप इसमें क्या कर सकते हैं, ऑक्सीकरण कर सकते हैं। बोलो बच्चों, ये ऑक्सीकरण हो गया क्या, ये ऑक्सीकरण हो गया क्या? तो देखो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का 0 पोटेंशियल होने का फायदा यही है कि वो क्या कर सकता है, किसी माइनस वाले के साथ में रखोगे तो अपचयित होकर के इलेक्ट्रोड का काम करेगा, और अगर किसी प्लस वाले के साथ रखोगे तो ऑक्सीकृत होकर के इलेक्ट्रोड का काम करेगा। कुल मिलाकर के ये इसकी कार्यविधि है, किसकी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। बोलो बच्चों, बात समझ में आती है कि नहीं आती है? क्लियर है क्या, क्लियर है क्या? अब जरा देखिए, अब इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रोड हैं उनका विभव ज्ञात करते हैं, ठीक है। पहला, या ऐसे लिखता हूं मैं, SHE की सहायता से जिंक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना। क्या करना, ज्ञात करना। कौन ज्ञात करना, SHE, इसकी सहायता से जिंक के इलेक्ट्रोड का विभव हमें ज्ञात करना है। अब जरा देखो बच्चों, अभी तो आपको मैं ये अब हमें ये मालूम है कि जिंक का कितना होता है, माइनस में 0.76, हाइड्रोजन का कितना 0.00। तो देखो माइनस में किसका है, जिंक का, मतलब जिंक पे ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण का होता है एनोड पे। तो देखो बच्चों, ये तो हो गया जिंक एनोड, ठीक है क्या, ये लो है ना, ज्यादा इसमें नहीं बनाऊंगा क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। वोल्टमीटर लगाया, बल्ब लगाया, और कौन आ गया, SHE, ठीक है। ये क्या है अब, कैथोड। देखो एनोड पे क्या रिएक्शन होगी रे बच्चों, एनोड पे क्या होगा, जिंक क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत होगा कि नहीं होगा, और कैथोड पर हाइड्रोजन का अपचयन होगा, और अपचयन की ये रिएक्शन होगी तो 2H+ क्या करेगा, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के H2 गैस में प्रवाहित हो जाएगा। अब देखो, अब हमें करना है कि भैया जिंक वाले इलेक्ट्रोड का विभव कैसे पता चले। अब आप ये देखिए कि भैया आपने पूरी असेंबली लगा दी है, सब कुछ सेट कर दिया, एनोड कैथोड बल्ब जल रहा है, तो वोल्टमीटर तो रीडिंग देगा ना, वोल्टमीटर तो रीडिंग देगा, ये रीडिंग हम पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे जो वोल्टमीटर की रीडिंग है वो कितनी आएगी, 0.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हमेशा ध्यान रखिए कि वोल्टमीटर की रीडिंग
माइनस में नहीं आती है, नहीं आती है, नहीं आती है। कभी भी सेल का विभव माइनस में नहीं आता है। अब आप बोलेंगे कि भैया जिंक का तो माइनस में है सर, माइनस का 0.76। अरे पागल बांगड़ू बच्चों, ध्यान दो कि वो जिंक का इलेक्ट्रोड है, ना कि सेल का विभव नहीं है। वो जिंक इलेक्ट्रोड का विभव है, और इलेक्ट्रोड का विभव प्लस माइनस 0 कुछ भी हो सकता है, जबकि सेल का विभव कभी भी माइनस में ना हो सके। ठीक है, कभी भी 0 नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो मान आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने लगाया SHE और जिंक, उसका मान आया 0.76 किसमें, इस वोल्टमीटर में। अब देखो ई सेल का विभव बराबर राइट साइड में जो है उसका विभव और लेफ्ट साइड में जो है उसका विभव इलेक्ट्रॉन। इसका मान कितना आया 0.76। कैसे मालूम चला, वोल्टमीटर में देख लिया है ना, प्रैक्टिकल वैल्यू। बच्चों आप बोलोगे हमें कैसे मालूम चले, बच्चों ये प्रैक्टिकल वैल्यू है। ठीक है, राइट साइड में कौन है SHE, मालूम है क्या, कितना है इसका विभव, ज्ञात है ना बच्चों 0.00, माइनस लेफ्ट में कौन है जिंक, x बना ले, इसका तो हमें ज्ञात करना ही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितना हो गया 0.76 इक्वल्स टू माइनस एक्स हो गया, है ना, माइनस एक्स। तो x बराबर क्या है, जिंक का विभव और कितना आया माइनस में 0.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या होगा, अब आपने ये कहा कि भाई हम क्या कर दें, इसको उल्टा पुल्टा कर देते हैं। ठीक है, इसको आप उल्टा पुल्टा कर दोगे तो ये जो विभव का चार्ज जो है ना, ये आपको यहाँ पे बदल जाएगा, है ना। आप अगर यहाँ पे SHE को इधर और जिंक को इधर रख दोगे तो ये R की जगह तो क्या आ जाएगा जिंक, तो x माइनस 0.0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.76 हो जाएगी, जो हमें पचेगी नहीं, ये ध्यान रखना, माइनस में आता है ये। ठीक है, अब देखो दूसरा, पहला हो गया, दूसरा कॉपर के इलेक्ट्रोड का विभव। अब हमने क्या करना है रे बच्चों, अब यहाँ पे तो मैं क्या लगा दूं, अब देखो हमें मालूम है कि भैया कॉपर क्या है, कॉपर का जो विभव है वो कितना होता है 0.34 होता है ना, और हाइड्रोजन का कितना 0.0, कम किसका, हाइड्रोजन का, ऑक्सीकरण किसका, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन को कहाँ ले जाऊं मैं, कहाँ ले जाऊं, एनोड पर, एनोड पर कौन, SHE। ठीक है, बचा कॉपर, कॉपर का इलेक्ट्रोड कहाँ आ जाएगा, कैथोड के ऊपर आ जाएगा। बच्चों समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से आप लोगों को, है ना, ये हो गया कैथोड, क्योंकि अब इसका हम क्या कर देंगे, अपचयन वोल्टमीटर बल्ब और इनको जोड़ दिया है। ठीक है, रिएक्शन देखो, एनोड पे कौन है SHE, मतलब ऑक्सीकरण और ऑक्सीकरण की रिएक्शन ये रही। तो जो H2 गैस हम प्रोवाइड कर रहे थे वो क्या हो गई, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किया, ऑक्सीकरण हो गया। कैथोड पे कौन है, कॉपर, कैथोड पे क्या होता है, अपचयन, तो कॉपर 2+ ने क्या किए, इसके द्वारा प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों को रिसीव करके अपचयित हो गया सॉलिड में। ठीक है, अब देखो ई सेल इक्वल्स टू ER माइनस EL, ई सेल किससे मालूम चलेगा, वोल्टमीटर से, और इसकी वैल्यू आती है 0.34 इक्वल्स टू, राइट साइड में कौन है कैथोड, x मान लो, माइनस लेफ्ट साइड में कौन है एनोड, 0 होता है हमें मालूम है, तो x बराबर कितना हो गया 0.34। यही क्या है Cu2 प्लस Cu का विभव। ऐसे करके आप किसी भी इलेक्ट्रोड का इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से विभव पता कर सकते हैं बच्चों, बहुत ही आसान है। तो इस क्लास में हमने विभव के बारे में जो भी तामझाम था वो सारा देख लिया है। अब हमें किसी सेल के विद्युत वाहक बल का पता लगाना है कि भाई अगर हमने कहा कि विद्युत वाहक बल जो था, बताओ वोल्टमीटर से देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते, क्योंकि वोल्टमीटर को आपको सर्किट में जोड़ना पड़ेगा। सर्किट में जोड़ा है और सर्किट जुड़ते ही करंट खर्च हो जाएगा, सेल उपयोग में आ जाएगा। और हमें मालूम है कि विद्युत वाहक बल सेल उपयोग में ना हो तभी कैलकुलेट किया जा सकता है अधिकतम मान निकालने के लिए। इसका मतलब हमें कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट लगाना पड़ेगा, वोल्टमीटर के अलावा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वो होती है विभव मापी पोटेंशियोमीटर। तो अब हमें यह समझना है कि पोटेंशियोमीटर क्या है और इससे हम कैसे विभव निकाल सकते हैं। ओके गाइस, चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। We will meet again in the next video lecture of this chapter. Okay, thank you very much.